ये तो बहुत कमाल किया आप लोगों ने कल जाके चैप्टर 1 का पेज 3 और 4 याद किया, और हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज आपके जो है वो ऐसे हाथों के अंदर ये घूम रही है जैसे पता नहीं क्या चीज है। फिर आपने पास्ट पेपर का क्वेश्चन किया, 7 और 3 होमवर्क किया, क्वेश्चन 6 और 9। ओके, किताब दें, चैप्टर 1 निकाल लें। चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 5। हाई टैक्स रेट ऑन हाई इनकम, ज्यादा इनकम पर ज्यादा रेट लगाने का मकसद। ठीक है, ये आप लोगों ने सोल्यूशन से भी देख लिया था, अच्छी बात है, वेल डन, आई रियली अप्रिशिएट। ये बंदा कह रहा है कि मेरा दोस्त नहीं आया और ये सच बोल रहा है, लेकिन बाकी ने भी सच बोला होगा। वेल डन, बैठ जाए। तो हाई टैक्स रेट ऑन हाई इनकम, ज्यादा इनकम पर ज्यादा टैक्स रेट, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ फेयर हो जाए, अमीरों से पैसा लेके गरीबों को दिया जाए। हाई टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स पर हाई टैक्स रेट का फायदा ये होगा कि लोकल इंडस्ट्री भी इंकरेज होगी और इंपोर्ट्स डिस्करेज होंगी, तो लोकल चीजें इंकरेज होंगी। नेक्स्ट आगे चलें। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव्ड इदारे, टू प्रोमोट कल्चर ऑफ डोनेशन, ऑफ मेकिंग डोनेशन टू ओनली अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स। ये भी बात है कि अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, देखें ना लफ्ज उसने लिखा हुआ है। अच्छा जी, टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा ये ना इसके सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कि लिस्टेड सिक्योरिटीज के ऊपर जो है वो इस वक्त के लॉ में ना, मैं आपके सामने खोलने लगा हूं चैप्टर 6, लेकिन आप लोगों को खोलने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 6 में ना प्लांट वगैरह खरीदना, मशीन वगैरह खरीदना, ये तो हम इनकरेज करेंगे कि पाकिस्तान में आप प्लांट खरीद रहे हो, मशीन खरीद रहे हो, इस वजह से हम आपको टैक्स माफ कर दें। पुराने लॉ में यह था कि लिस्टेड कंपनी के शेयर्स लोग खरीदने से डरते थे क्योंकि वो नई कंपनी होती थी। अब वो बेनिफिट खत्म हो गया हुआ है, तो अब इसमें सोल्यूशन पुराना है, तो जरा इस सोल्यूशन को अपडेट कर लें क्वेश्चन 6 में आके। इन्वेस्टमेंट में अब हम लिख लेते हैं टू प्रोमोट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट प्रोमोट करना, टू प्रोमोट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। चलें आगे, लेकिन आगे चैप्टर 6 भी लिख लें छोटा सा, क्योंकि आपने ऑब्वियसली ये चीज़ पढ़ी नहीं हुई तो ऐसा जिस तरह जहन में बैठती नहीं, लेकिन फिर कभी हेल्प आउट कर जाएगी। चैप्टर 6 लिख लें, बल्कि बेहतर है कि क्वेश्चन के साथ आकर लिखें, कई दफ़ा रिवीजन में सोल्यूशन पे आप नज़र नहीं मारते। तो चैप्टर 6 में इंशाल्लाह इसको देखेंगे। क्रिएशन ऑफ टैक्स फ्री जोन्स, जाहिर बात है टैक्स फ्री जोन्स बनाने से क्या फ़ायदा होगा, वहाँ पे लोग जाके बिजनेस करेंगे, और आगे लिख लें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। उसके बाद टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, इसका तो मतलब मकसद रेवेन्यू कलेक्ट करना है, लोगों से रेवेन्यू लिया जाए, यानी हुकूमत को रेवेन्यू दिया जाए। टैक्स ऑन ट्रांजैक्शंस नॉट मेड थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल से ट्रांजैक्शन ना करना, तो असल में मकसद ये होता है कि कोई किसी को पैसे दे रहा है तो कहीं लिखा होना चाहिए ना कि कौन किसको कितने पैसे दे रहा है। डेट इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ, तो इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए ये टैक्स लगता है। इसकी मिसाल बेहतरीन है
कि गिफ्ट या लोन आपको किस फॉर्म में मिल गया, कैश की फॉर्म में मिल गया। जीरो रेटिंग अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990। ये सेल्स टैक्स में हम पढ़ेंगे, ये भी आपसे नहीं होगा सवाल, सेल्स टैक्स में हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेट। सेल्स टैक्स में हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेट। मतलब इस बात का ये होगा कि अगर 1 करोड़ वाली गाड़ी पाकिस्तान में 1 करोड़ 18 लाख की बेची जाए, तो वही 1 करोड़ वाली गाड़ी अगर स्विट्जरलैंड से ऑर्डर आ जाए कि यार हमें बड़ा दिल चाह रहा है स्विट्जरलैंड में पाकिस्तानी गाड़ी चलाने को, तो फिर आप एक्सपोर्ट करेंगे गाड़ी, तो करोड़ वाली करोड़ में ही बेचेंगे। ये बात हम कहां पढ़ेंगे? तो लिख लें सेल्स टैक्स में एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेट। इस बुनियाद पर कंक्लूड कर दें टू इनकरेज एक्सपोर्ट्स, क्योंकि ये तो उस बच्चे को पता होगा ना पेपर में जिसने सारा सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स पढ़ के गया हुआ है। पेपर चैप्टर के बाद तो नहीं होता, पेपर तो सारी किताब के बाद आके आपने लिया होगा, इसलिए ये बात आपको पता नहीं थी, ये मैंने आपके नॉलेज में डाल दी। इस बुनियाद पर डिसीजन ले लें टू इनकरेज द एक्सपोर्ट्स। हाई टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स टू डिस्करेज द इंपोर्ट्स या टू इनकरेज द लोकल इंडस्ट्री, जो भी कहते हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग। पॉइंट 2 तो हो गया है। जीरो रेट का क्या फायदा है सेल्स टैक्स में? एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करना। थर्ड रो में बिल्कुल मोबाइल इस्तेमाल करें, हाइब्रिड में, बॉयज में। आई रियली अप्रिशिएट दिस एटीट्यूड इन दिस क्लास। भाई मुस्कुरा के देख दो, शुक्रिया। लेकिन ये मुस्कुराने वाली चीज नहीं थी। डिक्रीज इन सेल्स टैक्स का रेट। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक चीज 118 की है, सेल्स टैक्स का रेट है, वो आप बाजार में गए आपको 115 की मिल गई, तो क्या आपने कहा क्या हो गया, ये तो कल तक तो 118 की थी, उसने कहा हुकूमत ने सेल्स टैक्स का रेट कम कर दिया है, आपको क्या फीलिंग आएगी? और फीलिंग वो छोड़े, एंजॉय में ये हो 3 रुपए की एक लेयर ले लूंगा, मैं ये नहीं पूछ रहा, आपको क्या फीलिंग आएगी? एक्सेलेंट, चीज सस्ती होगी। चीज सस्ती होगी को जरा बोलें किसी तरह, इन्फ्लेशन कम होगी, यानी महंगाई कम हो गई है। तो इसलिए महंगाई को कम करने के लिए सेल्स टैक्स के रेट को यूज किया जा सकता है। क्योंकि शायद मैंने कल पढ़ाया था, सेल्स टैक्स में तो तफसील से पढ़ेंगे, शायद मैंने कल पढ़ाया था, आपको याद हो, कि सेल्स टैक्स का बर्डन कस्टमर पर डलता है सारा जाके। आगे चलें। टैक्स हॉलीडे क्या होती है? टैक्स हॉलीडे, टैक्स की छुट्टी दे देना, क्या मतलब? एग्जाम माफ कर देना। टैक्स हॉलीडे, टीचर ने टैक्स नहीं पढ़ाया उस दिन आके, ये तो नहीं टैक्स हॉलीडे होती। टैक्स हॉलीडे यानी टैक्स माफ कर देना। कंस्ट्रक्शन वालों को अगर हम टैक्स माफ कर दें तो क्या इससे फायदा होगा? कंस्ट्रक्शंस प्रमोट होंगी, और क्या है? हाई टैक्स रेट ऑन, असल में इंटरेस्ट इनकम कमाना एक जो है लॉ मेकर इसको डिस्करेज करता है। एक तो दोजख के अंदर जाना आसान हो जाता है, तो वो भी जाना चाहता है आपको। दूसरा ये है कि असल में आप किसी कंस्ट्रक्टिव जगह पे काम नहीं कर रहे ना, वो आप या तो कोई प्लांट खरीदें, मशीनरी खरीदें, कोई और चीज खरीदें, कोई बिजनेस करें, कोई कारोबार करें, ये क्या आपको कुछ नहीं, आपने पैसा बैंक में रखवा दिया, तो इस चीज को वो डिस्करेज करता है। तो दैट्स वाई इंटरेस्ट इनकम पे कौन सा रेट लग सकता है? हाई टैक्स रेट। पढ़ें, डिक्रीज इन रेट फॉर ऑनलाइन सेल। तो अच्छा ऊपर वाले का क्या जवाब था? डिस्करेज पुटिंग द डिपॉजिट्स इन बैंक या डिस्करेज सेविंग्स? अच्छा, डिक्रीज इन रेट ऑफ फॉर ऑनलाइन सेल टू इनकरेज द ऑनलाइन सेल। टैक्स क्रेडिट टू पर्संस एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स को अगर कोई नौकरी दे और हुकूमत उसको डिस्काउंट दे दे, टैक्स रेट याद है क्या लफ्ज था? हुकूमत डिस्काउंट दे दे तो क्या फायदा होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निकलेंगे फ्रेश ग्रेजुएट्स को। फ्रेश ग्रेजुएट्स को नौकरी देने का ये मतलब है कि उसका जीरो एक्सपीरियंस है और उसको आप नौकरी दें। इसको कौन नौकरियां देता है? अगर दें आप तो हुकूमत फिर खुश होगी आपसे, आपको टैक्स हो सकता है माफ कर दें। हाई टैक्स रेट ऑन, हाँ तो इसको तो डिस्करेज किया जा रहा है लग्जरी आइटम्स की परचेज को। ओके, लेकिन इससे एक और फायदा भी तो हो सकता है। वो क्या हो सकता है फायदा? रेवेन्यू भी आ सकता है,
और असल में लग्जरी आइटम जिसने मंगवाने हैं, देखें उसने फिर मंगवाने हैं। एक बंदा है उसके पास 10 अरब रुपए है, उसने कोई चीज मंगवानी है बाहर के मुल्क से, ये नहीं कहेगा कि 6 करोड़ की बजाय 7 करोड़ की मिल गया तो मैं नहीं मंगवाऊंगा। मैं मंगवाने हैं, उसने मंगवाने हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इट मीन्स के उससे फिर टैक्स ले लिया जाएगा और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाएगी। वो टैक्स देने को तैयार है खुशी से, वो कहते हैं यार मुझे चीज चाहिए, जहां मर्जी से आती है। तो मैंने बस बताना होता है कि मेरे पास इंपोर्टेड चीज नहीं है, सिर्फ सिवाय मेरे, मैं इधर का हूँ बस लोकल। तो बाकी सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सारी चीजें जो मैंने पहनी हुई है सारी इंपोर्टेड है। तो इसलिए फिर इन इक्वालिटीज वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में खत्म होती हैं। अमीर पैसा देने को तैयार होते हैं, खरीद जितनी मर्जी महंगी चीज खरीद लें, वो गरीबों के पास पैसा चला जाता है। जब हुकूमत टैक्स लेती है तो फिर हुकूमत गरीबों की मदद करती है। But I'm talking on a serious note. Allow expenditure on research and, अगर आप रिसर्च करें और हुकूमत के खर्चा माइनस कर लो तो इससे क्या फायदा होगा? रिसर्च इनकरेज होगी ना। और अगर आप कहीं हुकूमत रिसर्च कर किए जा रहे हो, ऐसे ही वहां में तीर मारे जा रहे हो पागल, और उसका नाम रिसर्च रखा हुआ है, तो हमें भी डिमोटिवेशन होगी, यार पागल है हम लगे हुए हैं। तैयार है वो? आपको क्या बताया था? ऑनलाइन वाले, फिजिकल वाले, हाइब्रिड वाले सारे होंगे उस टेस्ट के अंदर। R2 में बताया था, इधर नहीं बताया था। अच्छा हम एक टेस्ट लेंगे 10 से 15 नंबर का, मे बी MCQ हो, मे बी ट्रू फॉल्स हो। तो उसमें जो है वो कौन कौन से बच्चे होने चाहिए? फिजिकल वालों का अलग ले लें, उसके लिए अलग इनामात, हाइब्रिड वालों का अलग ले लें, उसके लिए अलग इनामात, और ऑनलाइन वालों का अलग ले लें, उसके लिए अलग इनामात, या पूरा दंगल इकट्ठा अरेंज करें? नहीं, सारे बच्चों को तो नहीं बुलाना पड़ेगा, ऑनलाइन ही होगा। तो कितने लोग कह रहे हैं अलग अलग होना चाहिए? कितने लोग कह रहे हैं सबको इकट्ठे लेना चाहिए? सबको इकट्ठे लेना चाहिए। ठीक है, अलग अलग वाले जरा हाइब्रिड में दोबारा हाथ खड़ा करें। ठीक है, ये अलग अलग वाले तो ये चाह रहे हैं कि हर लाइन का टेस्ट अलग ले लें, शायद मैं फिर ही फर्स्ट आ जाऊं। मेरे साथ जो 4 बैठे हैं उनका ले लें, उसमें से शायद आ सकता हूँ। तो मैं तो दंगल में नहीं जाना चाहता। हो सकते हैं ऑनलाइन में 3-4 गुना ज़्यादा ही स्टूडेंट हों आपसे जितने आप बैठे हुए, तो असल तो मुकाबला फिर आपका उनसे और उनका आपसे है। तो मैं देखना चाहता हूँ वैसे कि इन सारी क्लासों के अंदर कौन ऐसा दरख्शिंदा सितारा है। वो हो सकता है 6 मिनट के लिए टेस्ट खुले, उसके बाद बंद हो जाए, उसी 6 मिनट के अंदर आपने सारे MCQ सॉल्व करने होंगे। तो पता चलेगा जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। तो सारा जो पढ़ा होगा आज तक, बस यू शुड बी वेल इक्विप्ड। आपको बस तैयार रहना चाहिए। ये इस हफ्ते या अगले हफ्ते किसी भी वक्त हो सकता है, वो पता ही नहीं चलेगा, एक दिन पहले बता दिया जाएगा बस कि कल तैयार रहना। पेज 85 पे आ जाए साथ वाले को लेके। इनाम फिर उसी लेवल का होगा जिस लेवल का टेस्ट होगा। तो टेस्ट बनेगा तो उसका लेवल पता चलेगा ना। हो सकता है आपको कोई घोड़ा दे दिया जाए जिस पे आप कॉलेज आ जाया करो, कोई ऐसी चीज तो हो सकती है ना। कोई आपको बकरी दे दी जाए जिसका दूध पीते रहो, कुछ ना कुछ तो फिर बनेगा ना। अच्छा, घूर के देखें साथ वाले को, अगर कल उसने छुट्टी की थी, घूर के देखें, ऐसी घूरी मारें उसके दिल में उतर जाए। अच्छा, एक साहब की तनख्वाह है 50,000 रुपया। तो बेटे संडे को कौन सी क्लास होती है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी बात पे। 50? कितने लोगों ने ये घर में सुनी बात आज? ठीक है, घर वालों के एतमाद करें मेरे पे। अच्छा, सॉरी मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो अच्छा, अब सवाल भाईजान ये राइज होगा कि जिन्होंने हाथ खड़े किए थे होते उन्होंने भी शुगल में खड़े किए हों। तो ₹50,000 एक बंदे की तनख्वाह है, ये उसको कैश में मिलनी है, लेकिन वो बंदा कहता है कि ऐसा करें, मुझे आप कैश में ना दें, अप्लाइड ऑन बिहाफ, मेरे बिहाफ पर अप्लाई कर दें। मेरे बिहाफ पर अप्लाई करके अलग रखते हैं, अप्लाई ये नहीं कि कहीं एप्लीकेशन देनी है, अप्लाइड ऑन बिहाफ, मेरे बिहाफ पे अलग करके रख दें। ये होता है प्रोविडेंट फंड। मिसाल के तौर पे 3,000 रुपये। तो एम्प्लॉय कहता है कि ये 50,000 रुपया घर जाएगा, तो ये 50,000 रुपये जब घर जाएगा तो खर्च हो जाएगा,
तो मुझे ये डर है कि ये पैसा खर्च हो जाए। इस डर को कवर करने के लिए मैंने ये डिसाइड किया कि हर महीने 3,000 रुपया मेरी तनख्वाह का काट लिया करें, मुझे 47,000 दे दिया करें। ये 3,000 रुपये एक बास्केट में डालते रहे मेरे लिए। इस बास्केट का नाम शायद आपने सुना हो, प्रोविडेंट फंड। जब मैं रिटायर हो रहा हूँ तो ये बास्केट में से मुझे पैसे निकाल के दे दीजिएगा, मेरी सेविंग हो जाएगी। वरना मेरे पास पैसा आ जाए तो मुझे अपनी भी खबर नहीं रहती। तो इसलिए ये बड़ा डर लगता है कि पैसा खर्च हो जाएगा। तो ठीक है, एम्प्लॉयर उसके लिए अलग करके रख देगा। ओके, अप्लाइड ऑन इंस्ट्रक्शन, अप्लाइड ऑन इंस्ट्रक्शन। एम्प्लॉय ने कहा एम्प्लॉयर को, मिसाल के तौर पर सर उमैर ने कहा प्रिंसिपल साहब को कि मेरी महीने की तनख्वाह 50,000 रुपये है, तो आप ऐसा करें कि इसमें क्या बात है, इसमें कोई हंसने वाली बात तो नहीं है। तो मेरी महीने की तनख्वाह 50,000 रुपये है, तो ऐसा करें मेरे बच्चों की स्कूल फीस जमा कराने के लिए मुझे जाना पड़ता है। तो क्लास के अंदर से अगर मैं बच्चों से इजाज़त लेके, बेटा जरा रुको मैं 15 मिनट अपने बच्चों की स्कूल फीस जमा कराऊं, तो बच्चों को बुरा लगेगा, तो आप अपने कॉलेज का बंदा ही भेज दिया करें। तो 5,000 रुपये मेरे बच्चों की स्कूल फीस जो है वो जमा करवा दिया करें। तो हर महीने एम्प्लॉयर उनके कहने पे 5,000 उनके बच्चों की स्कूल फीस जमा करा देगा। लेकिन ये एम्प्लॉयर अपनी जेब से जमा नहीं करा रहा, उसी 50,000 में से काट के जमा करवा रहा है। अप्लाइड ऑन इंस्ट्रक्शन, अप्लाइड अंडर लॉ। तो मिसाल के तौर पे कोई एम्प्लॉय जा रहा था, तो एम्प्लॉय जो है उसने सिर्फ इशारा नहीं तोड़ा, इशारे का खंभा भी तोड़ दिया जज्बात में आके। तो पुलिस वाले उसके पीछे लग गए। तो ये एम्प्लॉयर की टेबल के नीचे बैठा हुआ था, एम्प्लॉयर को कह रहा था खुदा के लिए इनको फारग करो, मुझे सामने ना करो। तो एम्प्लॉयर ने कहा तेरी तनख्वाह में से ही काटूंगा। उसको कान में कहा तू बैठा रहे, तू टेंशन ना ले, तू नीचे कर मुंह। तो कोई भी अप्लाइड अंडर लॉ, वायलेशन ऑफ लॉ, खंबा समेत 7,000 रुपये कर लें तो 7,000 रुपये का जुर्माना हुआ, तो ये उसी की तनख्वाह में से काट के दिया जाएगा। मेड अवेलेबल। अच्छा वैसे चलें, अप्रिशिएट भी करना चाहिए आपको, ऐसे यानी मजे से सुन रहे होते हैं, एंजॉय करते हैं, जैसे घर जाके भी याद करने आपने। यानी कि ऐसे सारे ये जज्बा अगर घर में भी जिंदा हो जाए, तो वो जो हर चैप्टर के बाद आंसू बहाते हैं आखिरी सफ़े के ऊपर और वो निशान लगा रह जाता है उस आंसू का, वो ऐसा ऐसा खत्म होने लग जाए। हैं क्लास में कुछ जो पढ़ते भी हैं माशाल्लाह, लेकिन शायद वो आप ही हैं। मेड अवेलेबल, मेड अवेलेबल का मतलब है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा एयर कंडीशनर ले लो, एसी ले लो 12,000 रुपये वाला। तो इसमें अब पैसे जो गर्मियाँ को आ रही थी, तो उसने कहा यार एसी ये 12,000 रुपये वाला ये रख लो, बाकी तुम्हें पैसे दे देता हूँ मैं। तो अब बेचारे के पास कितने पैसे बचे बैलेंसिंग जो घर लेके जाएगा? छोटे कैलकुलेशन कर, साथ वाले को लगाई रखा करें, छोटे टोटल कर 23,000। अब वो नहीं, प्यार मोहब्बत से 23,000 रुपये घर लेके जाएगा। अब सवाल ये कि व्हाट इज हिज इनकम फ्रॉम सैलरी, एम्प्लॉय की इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या जाएगा? 23,000, 50,000, क्योंकि ये भी तो उसी को फायदा दिया ना। तो इसलिए बस कंक्लूजन ये है कि सारे पैसे ही किस में जाएंगे? सैलरी में। अगर कोई ये कहे कि 23,000 इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, तो ही कैन मीट मी आफ्टर क्लास, आई विल एक्सप्लेन हिम इन अ बेटर वे। शायद कि तेरे हार्ट में उतर जाए मेरी टॉक। बहुत होगी वैसे, मैं आज से पढ़ना शुरू कर देता हूँ। जो हो गया वो हो गया, तो तकरीबन महीना ही गुजरा है, क्या होता है। मैं आज से ना पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मैं भी बताता हूँ, तू देख जरा, तू जो बड़ा बना फिरता है ना।
चलें जी आगे चलें। मतलब ये होता है कि स्पीड तेज कर दें, आप समझ रहे होते हैं कि मैंने पढ़ाना शुरू कर देना। थोड़ी थोड़ी देर में छेड़ते रहना चाहिए बच्चों को। बेटा तुम पढ़ नहीं रहे? जी जी अम्मी मैं पढ़ने ही लगा था। हर वक्त हाथ में पकड़ा होता है, हर वक्त हाथ में पकड़ा होता है मोबाइल, तो नहीं क्या। ये तो घर वाले जज्बाती हो गए, केड़ा नशा है दे दीवाने हो गए हो। किसी ने कभी घर वाले ने उठा के ऐसे गुस्से में फेंका नहीं, ये रहा तेरा मोबाइल, खुद यूज कर रहे हैं घर वाले। अच्छा चलें जी, 5-7 मिनट के लिए अब दीवार से टेक लगाना छोड़ दें, जरा अटेंटिव हो जाए। अच्छा तो भाई 23,000 इज नॉट इनकम फ्रॉम सैलरी, 50,000 इनकम फ्रॉम सैलरी। अ पर्सन शैल बी assumed as having received an amount। एक असल में बस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन जहन में रखें कि कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं जैसे एम्प्लॉयर, मिसाल के तौर पर उनको समझ लें, और कोई कैशियर है, ऑफिस बॉय है, कोई स्टाफ का बंदा है, वो सैलरी ले रहा है उनसे, ये पूरा रिलेशन जहन में रखें। होंडा एटलस कार है, एक कंपनी है, उसके अंदर एक एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है, मिसाल के तौर पे सेल्स मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है। एक्चुअली अच्छा, एन अमाउंट शैल बी अज्यूम्ड एज रिसीव्ड। एक एज्यूम किया जाएगा एक बंदे ने अमाउंट रिसीव कर लिया है, चाहे वो अमाउंट हो, चाहे वो फ़ायदा हो, चाहे वो परक्विजिट हो। परक्विजिट फ़ायदे को ही कहते हैं। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है परक्विजिट्स पे हमारा पूरा सेक्शन है, सेक्शन 12 अभी हम पढ़े हैं, वो सेक्शन 13 है, वो परक्विजिट्स को डिटेल से एक्सप्लेन करेगा। परक्विजिट्स ये होते हैं, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कभी गाड़ी दे दी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दे दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अपनी जान दे दी, सॉरी ज़्यादा हो गया, एक्चुअली रिसीव्ड बाय द पर्सन, जो एक्चुअली बंदा रिसीव कर रहा हो। नंबर 2, अप्लाइड ऑन, उसके लिए अलग करके रख दिए, उसके लिए अलग करके रख दिए। अप्लाइड एट इंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सन, पर्सन से मुराद यहां एम्प्लॉई है। कि मेरे बच्चे की स्कूल फीस दे दो, अप्लाइड अंडर एनी लॉ, किसी लॉ के तहत जमा कराने पड़े एम्प्लॉयर को। मेड अवेलेबल टू द पर्सन, पर्सन को मेड अवेलेबल हो गए। तो मेड अवेलेबल की मिसाल है कि ये पैसे ना लो, चीजी ले लो, पैसे ना लो, चीजी ले लो। बड़े हो जाते हैं, चीजी का लेवल भी बड़ा हो जाता है, वो टॉफी शॉफी से जरा बाहर निकल आते हैं। सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर की सैलरी होती है गोल्डन हैंडशेक, नीचे लिखा हुआ है, कैपिटल नेचर की सैलरी होती है गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक कैपिटल नेचर की सैलरी है। गोल्डन हैंडशेक कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे। जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो एम्प्लॉयर जो है वो उससे सोने का हाथ मिलाता है, यानी जाते हुए अच्छे खासे पैसे देता है, तो दैट इज कॉल्ड एज गोल्डन हैंडशेक। रेवेन्यू नेचर मीन्स के डे टू डे की रूटीन के जो तनख्वाह हर महीने जो मिलती है वो रेवेन्यू नेचर की, और कैपिटल नेचर कोई वन ऑफ मिले पैसे ज़्यादा। तो तनख्वाह में पे भी होती है, तनख्वाह में वेजेस भी आ जाती हैं, रिमुनरेशन भी आ जाती है, इंक्लूडिंग लीव पे और पेमेंट इन लीव ऑफ लीव। यानी एम्प्लॉय, कई दफ़ा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है कि तुम छुट्टियां भी कर लो, कोई साल में 20-25, तो मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं काटूंगा, पेमेंट मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं काटूंगा, तो लीव पे इसको मिलती रहती है। पेमेंट इन लीव ऑफ लीव ये इस तरह का होता है असल में, कभी कि ये कोई जानना ऐसे ज़रूरी नहीं, ये इस तरह का होता है कि इन लीव का मतलब इन प्लेस है ना, इंस्टेड ऑफ, पेमेंट इंस्टेड ऑफ लीव। कई एम्प्लॉय होते हैं कहते हैं मुझे छुट्टी चाहिए ही नहीं, तो फिर एम्प्लॉयर खुश होकर उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे कभी दे देता है, यार तुमने तो छुट्टियां ही नहीं ली, तुम कुछ पैसे मेरे से ज़्यादा ले लो, पेमेंट इन प्लेस ऑफ लीव। मैं लीव्स नहीं लेता, मैं तो बस 10 साल से आपको पता है एक दिन भी छुट्टी नहीं की, तो ठीक है, पेमेंट इन लीव ऑफ लीव। ओवर टाइम, बोनस,
ज़्यादा काम करने का ओवर टाइम मिल जाता है, बोनस मिल जाता है। भाई छुट्टी की तो मुझे तो कोई लॉजिक समझ नहीं आती, मुझे नहीं याद पड़ता पूरे कैफ में कोई छुट्टी की हो मैं बल्कि 100% बात आ रहा हूँ। और आप लोगों ने अभी तक पीआरसी कैफ में लाके जर्नी छुट्टी कर लिया, हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें, हाथ। पीआरसी और कैफ में अभी तक 1-2 छुट्टी की है, हाथ खड़ा करें। ये देखें आवे का आवा बिगड़ा, ओ तेरी है, पूरे हाथ खड़े हैं, सबके हाथ 2-2 हाथ खड़े कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वो हजरात हाथ खड़ा करें, मैट्रिक 9th 10th एफएससी और अभी तक छुट्टी नहीं की। एक खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ये घर वालों से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। वेल डन, आई रियली अप्रिशिएट। बैठ जाए जी। हाइब्रिड वाले जरा हाथ खड़ा करते हैं, मैट्रिक में भी छुट्टी नहीं की, एफएससी में भी छुट्टी नहीं की। और यार ऐसे ना किया करें, रेगुलरली आया करें ताकि अपने बच्चों को बता सकें तेरा बाप इतना पढ़ता था। तो बोनस, कमीशन, फीस, ग्रेचुटी और वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स। वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स ये होते हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई अनप्लेजेंट काम करने को कहता है या कोई डेंजरस काम करने को कहता है। मिसाल के तौर पे पहाड़ के ऊपर जाओ, जड़ी बूटियां लेके आओ, या जो है वो शेर की मूंछ का बाल लेके आओ, अनप्लेजेंट या कोई डेंजरस काम कहता है। तो एम्प्लॉय कहता है मैंने नहीं करना, तो एम्प्लॉयर कहता है लाख रुपया ले ले। उसने कहा कितने बाल लाने हैं? तो जान जोखों में डालने वाला कई दफा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को काम दे देता है। और चूहा तशरीफ ले आया। ये 3rd रो में हाइब्रिड में बॉयज, यार बाल सेट इधर देखना, अटेंटिव रहें। पॉइंट बी में क्या है? परक्विजिट। परक्विजिट से क्या मुराद है? फायदा। परक्विजिट से क्या मुराद है? फायदा। ये परक्विजिट्स किस सेक्शन में डिस्कस होंगे? सेक्शन नंबर 13 के अंदर। परक्विजिट सेक्शन नंबर 13 के अंदर डिस्कस होंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी एक एम्प्लॉय की है 70,000 रुपए। बेसिक सैलरी एक एम्प्लॉय की है 70,000 रुपए। एम्प्लॉयर उसको हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है। क्या दे रहा है? हाउस रेंट, यूटिलिटीज अलाउंस दे रहा है। एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रहा है। अच्छा, आप लोग आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा खाते हैं या नेचुरल चीजें ज्यादा खाते हैं? क्या कभी ब्रेक में मौका मिले कोई चिप्स, लेज, बोतल, बिस्किट, जूस या सेब, केला, अंगूर? नहीं, आप लोग अगर डिमांड बढ़ाएं तो शाम कैंटीन वाले से बात कर लेते हैं। ये तो डिमांड के ऊपर है। हाथ खड़ा कर दें, फिर कर लेते हैं शुरू। क्या चाहिए? केले? मेरा वो नहीं है, पार्टनर नहीं है, बिजनेस पार्टनर। अंगूर चाहिए? अंगूर तो मेरा ख्याल सारे नहीं लेंगे, कॉमन चीज रख लेते हैं पहले। केला और सेब रख के देखते हैं। हाथ खड़े करें जरा, मैं कॉलेज वालों को फीडबैक दे दूं। कितने बच्चों को चाहिए केला, सेब? ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस? नहीं, आई एम टॉकिंग ऑन अ सीरियस नोट। जी, टोटल? हाँ जी, 1,06,000। 1,06,000। तो ये जो 3 चीजें हैं, इनको क्या कहते हैं? अलाउंस। अलाउंस होता है लगा बंधा कैश। लगा बंधा कैश। लगा बंधा कैश का क्या मतलब होता है? लगा बंधा कैश का ये मतलब होता है कि मैं आपको फिक्स अमाउंट ऑफ कैश दे दिया करूंगा। मैं आपको फिक्स अमाउंट ऑफ, इसके बाद आप 22,000 रुपए में घर किराए पे लो या 18,000 रुपए में घर किराए पे लो,
एम्प्लॉयर कहते हैं मुझे इससे पुत्र नोट करन द टाइम, वी विल गिव यू टाइम टू नोट इट डाउन गाइस। तो आप 22,000 रुपए में घर किराए पे लो तो मेरे से 2,000 ना लेने आ जाना, या बाद में पता चला मुझे आपने 17,000 रुपए वाला घर किराए पे लिया हुआ है तो मैं आपसे 3,000 नहीं लेने आऊंगा। लगा बंदा कैश, लगा बंदा कैश। जैसे अच्छे शोहर होते हैं तो वो बीवी को पॉकेट मनी देने के बाद पूछते नहीं कि ये कहां खर्च हुई, किताबों में भी यही मसला लिखा हुआ है कि पूछना नहीं चाहिए। तो इसी तरह ये भी क्या है, अच्छा एम्प्लॉयर वो हो क्या, वो कौन होता है, अच्छा शोहर। ये कौन है, तो अच्छा एम्प्लॉयर क्या करता है, पैसे दे देता है और बाद में पूछता नहीं। तो इस लफ्ज का नाम लॉ में क्या है, अलाउंस। लिख लें, पहले वो लिख लो, मैं बीवी से पूछूंगा नहीं। ये बातें असल इनकी क्लासें अलग से होनी नहीं, बीच में ही कवर हो रही हैं। ये लिख लिया करो साइड पे, फिर पहले दिन ही सुना देना। अच्छा इंशाल्लाह। जी एसी को क्या करवाना है, बंद करवा दें या भाई पूछो जो भी करना है। इधर भी अस्सलाम वालेकुम सर, हम ऐसा कर सकते हैं कुछ कैंटीन पे कुछ फल रखवा दें सैंपल बेस पे, एक हफ्ते ज़रा इसको टेस्ट करके देखें। ये कुछ 30-40 बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं कि हम खाएंगे। पहले दिन की सेल देख लेंगे ना कितनी हुई, फिर उसमें 0। यार थोड़ा सा करें चेंज, आप लोग नहीं करेंगे तो अपने बच्चे भी सेब महीना महीना नहीं खाएंगे। यहाँ पे महंगा देते हैं, देंगे। तो आप किसी रेडी वाले से बात कर लो जो बाहर रेडी लगा ले। अच्छा, पॉइंट नंबर सी, अलाउंस की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। भाई इधर वाला सी आगे वाला भी कुछ करना था, पता नहीं, पूछ लो आगे। अलाउंस की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। व्हाई वी आर सो रिलैक्स टुडे, इन चिल मोड एंड इजी मोड, गोइंग स्मूथली। कल का दिन पढ़ाई के लिए है, लुट मचा देनी है। 24-6 कितने बज गए, सोने 2 घंटे बाकी, 16 घंटे पढ़ने के लिए। स्पोर्ट्स डे। अलाउंस लगा बंदा कैश होता है, ये देने के बाद एम्प्लॉयर पूछता नहीं है कि कहां गया पैसा। इस अलाउंस को आपने सैलरी में ऐड करना है या नहीं करना, करना है नहीं करना, बोले करना है। क्या करना है, सैलरी में ऐड, ये भी बताओ ना। नॉट मुनासिब। आगे, एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, कोई भी अलाउंस, एनी अलाउंस, हमने तो काफी सारे देख लिए वैसे, हाउस, यूटिलिटीज, एंटरटेनमेंट, एनी अलाउंस, एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग अ कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी लिविंग की कॉस्ट के लिए उसे अलाउंस दे रहे हैं। सब्सिस्टेंस होते हैं महंगाई के लिए, कि एम्प्लॉय ने कहा यार महंगाई बढ़ी है, तो एम्प्लॉयर ने कहा चल 200 रुपया हर महीने मेरी तरफ से रख ले। सब्सिस्टेंस अलाउंस, रेंट अलाउंस, यूटिलिटीज अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, इन सारे अलाउंसेस को सैलरी में क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। एक्सक्लूडिंग अलाउंसेस सोली एक्सपेंडेड फॉर परफॉर्मिंग, वो वाले अलाउंसेस निकाल दें जो किसके लिए हैं, बोलें, फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज, वो वाले अलाउंस निकाल दें।
प्रिंसिपल साहब ने बुलाया किसी स्टाफ में से बंदे को और उसको कहा कि गुजरांवाला में और चीचू की मलिया में 2 जगहों के ऊपर जो है वो पेपर हो रहे हैं एफएससी के, तो वहाँ जाके आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है। एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसमें 2 साल के अंदर पीआरसी कैफ हो जाता है और 3.5 साल के अंदर आर्टिकल्स होके सीए हो जाता है। तो 5.5 इट इज सो, यू कैन चेक दी प्रॉस्पेक्टस, तो चलो होती नहीं कॉलेज में, यू कैन चेक द डिटेल्स एज वेल आफ्टर क्लास, यू कैन कम विद मी, वी कैन विजिट आई के वेबसाइट एज वेल। तो 2 साल के अंदर पीआरसी कैफ हो जाता है और 3.5 साल के अंदर वह बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो अब ये जो बंदा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए गया, तो ये अपने खर्चे पे जाएगा या कॉलेज के खर्चे पे जाएगा? कॉलेज के खर्चे पे जाएगा। अब हो सकता है प्रिंसिपल साहब इसको भी लगा बंदा कैश दें। ये जो कैश होगा, मिसाल के तौर पे प्रिंसिपल साहब ने अंदाज़ा लगाया कि यार इसको जो है वो हो सकता है खाना पीना भी पड़े, आना जाना पड़े, सारा इसको करते कराते, उसको कहा जी 12,000 रुपया तुम अलाउंस ले लो, 12,000 रुपया अलाउंस ले लो, लेकिन तुम्हारे से कोई बिल वगैरह ये चीज़ें मैं नहीं मांगूंगा, 12,000 में पूरा करके आ जाओ। तो ये जो अब अलाउंस दिया जाएगा, इस अलाउंस का नाम क्या होगा? बोले ना, सोलली एक्सपेंडेड, सिर्फ और सिर्फ खर्च किया, फॉर परफॉर्मिंग दफ्तर का काम। ये पैसे खर्च किए फॉर परफॉर्मिंग दफ्तर का काम। अब इसको क्या सैलरी में ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, इसको सैलरी में ऐड नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अलाउंस फॉर ऑफिशियल विजिट इज ₹15,000। सैलरी में 0 ऐड करेंगे, जवाब वही आ जाएगा हमारा 1 लाख। पेपर में ऐसे प्रेजेंट तो नहीं करना, पेपर में तो हम इस 0 को मेरे ख्याल से यहां लाके 0 लिखेंगे, और समझ गए ना बात? तो पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है वो मैं अलग बात कर रहा हूं, लेकिन टोटल 1,06,000 रुपये क्यों खड़ा रहा? क्योंकि ये उसकी जात को फायदा नहीं हुआ ना 15,000 रुपये। इस 15,000 रुपये के क्या ये पापड़ खरीद सकते हैं? 15,000 रुपये के मरुंडे खाने का शौक है, मरुंडे खरीद सकते हैं? 15,000 रुपये के जो है वो कोई और घर के अपने कपड़े खरीद सकते हैं 15,000 के लिए? बीवी के लिए पर्स खरीद सकते हैं? कभी भी नहीं। यस, मैं नौकरी से निकाल देंगे। क्या करके आया? चीचू की मलियां और उधर गया, हाँ जी बीवी के लिए पर्स ले लिया, तो उसने से ये करना है। जी जी भाई माइक। हाँ, इसमें से कुछ नहीं देखा जाएगा कि उसने 12,000 खर्च किया, 13,000 खर्च किया। हो सके वो एक दिन पहले निकल जाए पैदल, यार मैंने खर्चा सेव करना है, साइकिल करा ले कोई। तो अगर वो और उधर जाके भी खाला के घर रहे, कोई खाना ना खाए किसी, ठीक है, कोई ना कोई रिश्तेदार दूर के ढूंढ ले, मैं आपके जानने वाला हूँ, अस्सलाम वालेकुम, चाय जरा लेके आए। होते हैं लोग इस तरह के भी दुनिया में। तो फिर मेरे भाई फिर ये नहीं देखा जाएगा। यही मैंने अभी एक्सप्लेन करना था। अगर इसका खर्चा ज्यादा हो जाएगा तो ये आके मांग लेगा, बस 1,000 रुपये और खर्चा हो जाएगा, आके मांग लेगा, एम्प्लॉयर दे देगा इसको, वो भी फिर सैलरी में तो नहीं ऐड होगा, उसकी जात को तो फायदा नहीं होगा। ये 15,000 की बजाय 12,000 लगाए, 13,000 लगाए, ये फिर इसके अपने ऊपर है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी विल रिमेन एट, बोलें 1 लाख। ड्यू टू दिस अलाउंस सैलरी विल नॉट इंक्रीज। मोबाइल अब क्या क्या इसके कहां इतने मगन होके ऐसे लगे होते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, फिर 6-7 महीने और रोना पड़ता है। अच्छा, पॉइंट नंबर डी, एक्सप्लेनेशन की तरफ ना आए, वो चीजें एक्सप्लेन हो गई हैं पहले ही, तो जरा एक्सप्लेनेशन को छोड़ें, पॉइंट डी में आ जाएं। डी फॉर डंकी। डॉल। अच्छा, अब सवाल ये राइज होता है कि कई दफा ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रीइंबर्स करता है पैसे। क्या करता है? रीइंबर्स करता है पैसे। रीइंबर्समेंट तो ये होती है ना, जैसे ये वापडा वाले हैं,
वापडा वाले पता है ना कौन है? मुर्गियां सप्लाई करते हैं, जो बिजली सप्लाई करते हैं, ये वापडा वाले हैं। और ये बोले इधर, बोले 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 एम्प लॉयर, और ये एम्प लॉय। तो वापडा वालों ने क्या भेजा? बिल। पता है उसके साथ बिजली भी भेज रहे हैं, मुझे पता है। वापडा वालों ने बिल भेजा, एम्प्लॉय ने 3 बिजली भेजी, माशाल्लाह इन्ना लिल्लाह। एम्प्लॉय ने 3670 रुपया पेमेंट कर दी। तो स्टेप 1 एम्प्लॉय ने ये वापडा को दिया, और स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में एम्प्लॉयर ने इसको 3670 दे दिया। स्टेप 2 में इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट, क्या समझ आया रीइंबर्समेंट का लफ्ज? क्यों नहीं समझ आया? रीइंबर्स यानी पहले तुम बिल पे करो, फिर बिल लाके मुझे दिखाओ, फिर मैं तुम्हें वो पैसे, इसमें लगा बंदा कैश देगा या जितना बिल आएगा वो देगा? हो सकता है ये सही एम्प्लॉयर करते हो, कहेंगे कोई नहीं, बिजली का बिल तेरा जितना भी आता है, तू इतना डियर एम्प्लॉय है मेरा कि मुझे छोड़ के ना जाए जिंदगी में, बस तेरे बिजली का बिल मेरे जिम्मे, और बता। तो इस पूरे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? रीइंबर्समेंट का मतलब बताएं। पहले खर्चा करने वाला खुद खर्चा करेगा, और फिर एम्प्लॉयर उसको अपनी जेब से दे देगा। जैसे आप समोसा खाएं अपनी पॉकेट मनी का, और 50 रुपए का बिल लें, और अम्मी के पास जाएं और अम्मी को जाके कहें ये 50 रुपए मुझे दे दें, तो अम्मी चपेट मारें और 50 रुपए दे दें। अम्मी कहें कुदरती चीजें खानी थी, ये आर्टिफिशियल चीजों से बाहर आ जा। तुझे कितनी दफा समझाया, देख क्या हाल हो गया है तेरा, पढ़ने पढ़ने बैठते पढ़ा नहीं जाता तेरे से। तो ये जो 50 रुपए आपने अम्मी से लिए, डेट इज कॉल्ड एज रीइंबर्समेंट। हाँ जी, एम्प्लॉयर और आपने कल की क्लास नहीं ली। चलें फिर आगे चलें जी, अगला कॉन्सेप्ट समझ गया। एम्प्लॉयर वो है जो नौकरी दे रहा है, एम्प्लॉय वो है जो नौकरी कर रहा है। तो मिसाल के तौर पे ये समझ लें, प्रिंसिपल साहब हैं कॉलेज वाले, और ये सर उमैर हैं। तो सर उमैर ने बीइंग अ टीचर अपने घर का बिजली का बिल जमा करवाया, और कॉलेज वालों ने बाद में उनको रीइंबर्स कर दिया। अब बताएं जी, इनकम फ्रॉम सैलरी में कितना ऐड होगा? 3670। जी हाइब्रिड वालों क्या हाल हैं? हाइब्रिड वालों क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? शुक्रिया, बी अटेंटिव माशाल्लाह। आप चले जो भाई को भी भेज दें, इन्होंने देखना होता है, उधर बैठ के देख लो लाइव। ऑनलाइन वालों गोजरा, शेखुपुरा, लाहौर, पिंडी, साहिवाल, लोर लोर लोर। पॉइंट नंबर डी, एन एक्सपेंस ऑफ एन एम्प्लॉय। खर्चा किसका था? सर उमैर का। डेट इज पेड और रीइंबर्स्ड बाय, जो पे या रीइंबर्स किसने कर दिया? असल में देखें अब इन द एंड किसने पे किए, किसकी जेब से गया? एम्प्लॉयर की जेब से। इसका क्या मतलब है? अदर देन रीइंबर्समेंट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी, अदर देन रीइंबर्समेंट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी, ऐसी रीइंबर्समेंट जो दफ्तर के काम के लिए हो। ये दफ्तर का काम है या ये जाती काम है? घर का बिजली का बिल दफ्तर का काम है, जाती काम है। और अगर दफ्तर के काम के लिए हो तो ऐड नहीं होगा। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर
आप तशरीफ लाएं इधर। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया। अफसोस से मैं आपको कह रहा हूं, आपको ना काम करना नहीं आता। इतने अरसे से आप हमारे पास हैं, आपको काम करना नहीं आता। मैं आपको स्पेन भेज रहा हूं, वहां एक ट्रेनिंग हो रही है काम कैसे करते हैं, तो वहां समझाएंगे आपको कि काम कैसे करते हैं। तो इसके बाद आप ऐसा काम करेंगे कि मेरा दिल बाग बाग हो जाया करेगा, गार्डन गार्डन। तो इसमें फर्ज करें खर्चा हुआ स्पेन के पूरे टूर का, एम्प्लॉय की जेब से पैसे गए 3 लाख रुपए। हो सकता है एम्प्लॉय के पास अपने पैसे पड़े हो, इतना अमीर हो एम्प्लॉय के, इसके पास अपने पैसे पड़े हो। तो एम्प्लॉय ने कहा खर्चा कराओ, बिल बुल ले आओ। फर्ज करें 3,20,000, 2 लाख रुपए की टिकट, 1 लाख रुपए वहां का स्टे, 20,000 रुपये वहां पे कोई कीड़े मकोड़े खाए होंगे, सॉरी 20,000 रुपये वहां पे कोई रोटी दाल खाई होगी इसने, ठीक है। तो अब एम्प्लॉयर ने ये पैसे इसको दे दिए, कितने? तो इनकम फ्रॉम सैलरी में कितना ऐड होगा? 0, क्योंकि एम्प्लॉय की जात को फायदा हुआ, इसको इसके घर वालों को फायदा हुआ, या फिर ये दफ्तर के काम के लिए गया था, तो ये फिर सैलरी में ऐड नहीं होगा। उसकी हाँ स्किल्स इंक्रीज हुई, ये तो उसको दफ्तर के काम करवाने के लिए किया था ना, हाँ आगे जाके भी कभी फायदा लेंगे। लेकिन लॉ मेकर कह रहे हैं कि अब एम्प्लॉय बेचारा वो अगर कहे कि मैंने ट्रेनिंग नहीं लेनी, तो बिला वजह उसकी सैलरी में 3,20,000 ऐड करो, वो तो रोएगा। सर्दियों में, गर्मियों में तो नहीं ना माय ब्रो। अच्छा, बिल्कुल कंसंट्रेशन से सेकंड लास्ट रो में मोबाइल इस्तेमाल करें, हाइब्रिड में हम फिर आगे पढ़ते हैं, जरा चलें आगे। बिल्कुल कंसंट्रेशन, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम तन मुतवज्जे होके। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली इट वुड बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, यानी चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। तो टू कीप थिंग्स सिंपल, अभी कॉन्सेप्ट को यहीं तक रखते हैं। तो अगले पेज पे आए, पेज 86, अगला पेज है वो, अगला पेज 86, पॉइंट नंबर ई फॉर हाथी। एम्प्लॉयर जो है, मिसाल के तौर पे कोक वाले हैं, एक बंदा यहां पर नौकरी कर रहा है एम्प्लॉय, तो गोरमे वालों ने कहा कि आप जो है वो छोड़ो कोक को और आप हमारे पास आ जाओ, कानून के हाथ लंबे होते हैं, आप हमारे पास आ जाओ। तो एम्प्लॉय कह रहे हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। इधर तुम्हारी तनख्वाह जो है वो 1 लाख रुपए थी, हम तुम्हें 1 लाख देंगे। एम्प्लॉय ने कहा ये क्या मक्खी मारी है तुम लोगों ने, इधर भी तनख्वाह 1 लाख, इधर भी तनख्वाह 1 लाख, मैं तुम मेरे चाचे के पुत्र लगते हो। कहते यार तुम्हें रसमलाई खिलाया करेंगे रोजाना। और नहीं रसमलाई खिलाया करेंगे, हाँ ये भी मुझे जो है वो लेस खिलाते हैं, नहीं ये पेप्सी वाले नहीं है, तो ये भी मुझे जो है वो लेस खिलाते हैं, तुम रसमलाई, ये क्या बात हुई, मैं नहीं आ रहा। गवर्नमेंट वालों ने कहा साइड पे आ जाओ, डिग्गी खोली गाड़ी की,
ये ना 7 लाख रुपया रख लो, ये ना तनख्वाह के अलावा है। अच्छा कब आना है? कल से आना है, आ जाऊंगा मैं। ठीक है इंशाल्लाह, मुझे जगह बता दो, मैं पहुंच जाऊंगा। कितने है तुम्हारा दफ्तर? और पेप्सी वालों को आपने रिजाइन कर दिया। तो ये मनाने के पैसे लिए, मान नहीं रहा था यार। ये यही मतलब है ना एग्रीइंग टू एंटर इनटू एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। तो अगर एम्प्लॉय, क्यों इधर मुतवज्जे रहो ना, नींद पूरी कर रहे हो? अच्छा, एग्रीइंग टू एंटर इनटू एनी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। एम्प्लॉयमेंट रिलेशन, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा मान जा, नहीं मानता मान जा, नहीं मानता मान जा, मान जा, ब्रीफ केस। तो एनी अमाउंट, द अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट्स, ये तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयर्स अपने प्रॉफिट्स में से ही पैसे देते हैं ना। एम्प्लॉयर के पास कोई आसमान से तो पैसे नहीं आते, एम्प्लॉयर अपने प्रॉफिट्स में से ही पैसे देते हैं। गवर्नमेंट ने जो प्रॉफिट्स कमाए होते हैं उसमें जो पैसे बचे होते हैं उन्हीं में से देते हैं। द अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट्स इन प्लेस ऑफ सैलरी, सैलरी के अलावा हैं, और इन एडिशन टू सैलरी, एक ही बात है। सैलरी तो मिलेगी तुम्हें लाख रुपए हर महीने, लेकिन ये 7 लाख अलग है, ये 7 लाख अलग है। डन? जैसे खाना खाने से पहले नहीं कुछ जगहों पे पापड़ दे देते, जिसको पता नहीं फिश क्रैकर्स कहते हैं लोग, तो वो अलग हैं क्या? अच्छा, तो वो अलग हैं। तो इसी तरह ये लाख रुपया अलग मिलेगा तुम्हें हर महीने, और ये जो 7 लाख रुपए है ये अलग है। तो अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट्स इन प्लेस ऑफ सैलरी, सैलरी के इतने टंटे रहो, पता नहीं इसे मगन हुए होते हैं। अच्छा जी जी, मैं किन किन सोचों में रहते हैं यहाँ, इधर क्लास हो रही है। द अमाउंट, अब हमें सोचने भी ना दें, हमारी सोच पे भी पाबंदी लगा दें। बैठे बैठे आप मरी पहुंचे हो तो क्या पढ़ने का फायदा। द अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट्स इन प्लेस ऑफ सैलरी, सैलरी के अलावा ये पैसे दिए जा रहे हैं, और इन एडिशन टू सैलरी, इंक्लूडिंग एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन, पर्सन से मुराद कौन है? एम्प्लॉय। फॉर एग्रीइंग टू एंटर इनटू एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, हाइब्रिड में मोबाइल यूज ना करें। एग्रीइंग टू एंटर इनटू एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए। नेक्स्ट, ऊपर से मिला के पढ़ें भाई, जादुई छड़ी। इंक्लूडिंग एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फॉर एग्रीइंग टू एनी कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा भाई, अब आप हमारे पास आ तो गए हैं, लेकिन आपने हमारे पास से ना 3 साल तक जाना नहीं है। ये देख लें जरा, आपने ना हमारे से 3 साल तक जाना नहीं है। एम्प्लॉय ने कहा यार मेरा मुझे खुद नहीं पता होता कभी भी, मैं चले जाना है। मुझे, तुम्हें पता ही है मेरा, अगर मुझे किसी और ने कुछ तो पता है तुम्हें, फिर मेरे से नहीं रहा जाता, फिर मैंने चले जाना है। फिर तो ये 2-3 महीने से कहा था और मंगवा लो, इधर ही रख लिया करो। अच्छा, तो एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है ट्रक में आना जरा, ये खोल के, ये लो यार 3 लाख रुपया। अच्छा आप कितने साल का कह रहे थे? 3 साल का, चलो 3 साल का भी 3 दे दो, फिर बाकी अगर हुआ तो फिर बाद में करेंगे, ठीक है चलो। तो पॉइंट 2, एम्प्लॉयर को भी पता चल गया वो एम्प्लॉय को। पॉइंट 2, तो इंक्लूडिंग एनी अमाउंट, इंक्लूडिंग रिसीव, जरा खोल के दिखाओ जिस तरह तलवार निकालते हैं, खड़े हो उधर मुंह कर, अटेंटिव नहीं ये बंदा अटेंटिव नहीं है, उधर 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 कैमरे की तरफ मुंह कर, चलो 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 चलो, मुंह कर लो, सारी बॉडी ना करो बेशक। पूरा जोर लगा के, नहीं मजा आया ना, दोबारा ट्राई करो। तो एनी अमाउंट रिसीव्ड
बाय एम्प्लॉय फॉर एग्रीइंग टू एनी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या कंडीशन लगाई है हमने? 3 साल तक हमें छोड़कर नहीं जाना। और एनी चेंजेस टू दोज कंडीशंस का मतलब बताएं। और एनी चेंजेस टू दोज कंडीशंस, जब 3 साल पूरे हो गए हमने कहा 1 साल और रुक जा। एम्प्लॉय ने कहा ठीक है, हेलीकॉप्टर निकालें जरा। तो हेलीकॉप्टर में से उसने 1 लाख रुपया निकाला। उन्होंने कहा ठीक है, 1 साल का कहा था आपने, ठीक है इंशाल्लाह जान दे दूंगा, आपके पास से 1 साल तक नहीं जाऊंगा, अगले साल के लिए अलग प्रोग्राम होगा। अच्छा जी, तो इंक्लूडिंग एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय पर्सन फॉर एग्रीइंग टू एनी कंडीशंस ऑफ और एनी चेंजेस टू दोस कंडीशंस। तो लिख लें, जैसे बॉन्ड साइन कर दिया कि छोड़ के नहीं जाऊंगा, बॉन्ड साइन कर दिया, BOND, बॉन्ड साइन कर दिया, एग्रीमेंट होता है बॉन्ड, बॉन्ड साइन कर दिया कि छोड़कर नहीं जाऊंगा। वैसे मैं अब पढ़ना शुरू कर ही देता हूँ, ये ना अगर जो भी होना था वो हो गया। अब तो चलो पिछला भी साथ साथ कवर कर लूंगा, लेकिन अब मैं फिर देखते हैं अपने वालिदैन के ख्वाबों की ताबीर में बन सकता हूँ। हाँ बन ही सकता हूँ, मोबाइल ही छोड़ना है और क्या करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर छोड़नी है। पॉइंट नंबर 3, एक बच्चा मिला मुझे, चलें उसके बाद में सुनाऊंगा। पॉइंट, एक दफा में मैंने 4 पेपर निकाले, अगली दफा मैंने 4 पेपर निकाले, कैफ खत्म हो गया बस साल के अंदर, तो पता ही नहीं चला। पॉइंट नंबर 3, ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक दिन एम्प्लॉयर ने तंग आके कहा, बस रशीद जाओ, अब तो मेरी जिंदगी से निकल जा, बहुत हो गया, तुझे मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब तू निकल जा इधर से। सर हॉर्न नहीं ना, अब मैं तो फिर एहतजाज करूंगा और आपको तिगनी का नाच नचाऊंगा। अब देखें सी आपके साथ करूंगा क्या, मैं 10 बंदों को और अपने साथ लेके जाऊंगा, बाहर ऐसा प्रोटेस्ट करूंगा। आपकी सोच है ये कि आप मेरा दिल लग गया आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आप मुझे निकाल रहे हैं, मेरे भी जज्बात हैं। इसने कहा इधर आओ, साइड में 6 लाख। सर कब से जाने? कल से। ठीक है सर मैं अभी जा रहा हूं। बेगम मैं आ रहा हूं, ओके। सरताज नहीं। पॉइंट 3, बेगम 6 लाख लेकर आजा सरताज। पॉइंट 3 नहीं, वो हो सकता है बेगम उसकी सोबत में रह के साथ उसके भी बेचारे का ईमान खराब। अच्छा पॉइंट 3 सेम नेचर वाली तो मिलनी मुश्किल है, जैसे भी है जिंदगी अच्छी गुजारना बस, माशाल्लाह बर्दाश्त करते। पॉइंट 3, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे और ये सच्चा वाकया है। मैं ये नहीं कह रहा कि औरतें खराब होती हैं या मर्द खराब होते हैं, दोनों की तरफ से मसला होता है, लेकिन उनकी कोई बीवी ऐसी थी कि उनके नाक में दम करके रखती थी। बहरहाल किसी ने उनको कहा कि इसको छोड़ दें आप, तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ मैं अब किसी और के गले क्यों डालूं, तो इसलिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी फिर, तो शायद लोग कहते थे इसी वजह से अल्लाह ने उनको इतना अपना ताल्लुक नसीब किया हुआ था। बहरहाल बंदे भी बुरे होते हैं, औरतें भी बुरी होती हैं। पॉइंट 3, अच्छे भी होते हैं सारे आप लोग तो माशाल्लाह। पॉइंट 3, ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। संडे है ना, रिलैक्स रहें आज। एक बुजुर्ग थे ना, चलें छोड़ें। पॉइंट, वो बहुत बड़े बुजुर्ग थे, तो अब उनकी बेगम ने एक दिन कहा कि मैंने एक बंदे को देखा, वो तो ऐसे आसमान पे उड़ रहा था। तो बुजुर्ग तो वो है, तू क्या बुजुर्गी अपनी हर वक्त लगा रहता है। तो इन्होंने कहा वो तो मैं ही था। अच्छा तू था, मैं भी को टेढ़ा टेढ़ा क्यों उड़ रहा था। पॉइंट नंबर 3, ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी छोड़ने पे, नौकरी छोड़ने पे, इंक्लूडिंग कंपनसेशन
फॉर, ये कंपनसेट करे असल में एम्प्लॉयर इसको, क्योंकि ये नौकरी इसकी छूट रही है, नई नौकरी मिले ना मिले, कितना टाइम लगे उसमें, पहले उसको नौकरी पे लाने पर पैसे देने पड़े थे, अब उसी को नौकरी से निकालने पर पैसे देने पड़े हैं। ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये रिडंडेंट कर रहे हैं, नौकरी से निकाल रहे हैं उसको, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी छीन रहे, एंड गोल्डन हैंडशेक, इसको गोल्डन हैंडशेक पेमेंट कहते हैं। जाते हुए अच्छा खासा सोने का हाथ मिलाता है, यानी अच्छे खासे पैसे देता है उसको। पॉइंट नंबर 5, 4 को छोड़ें। पॉइंट नंबर 5, कई दफा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पे कोई रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट लगा देते हैं। रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट किसे कहेंगे? कड़ी पकोड़ा, कड़ी शर्त। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, कड़ी शर्त लगा देता है कि मिसाल कई कई किस्म की हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे तुम सिर्फ ऑफिशियल मोबाइल इस्तेमाल करोगे, कोई पर्सनल मोबाइल नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है क्योंकि हमारा बड़ा हसास इदारा है और डेलिकेट इन्फॉर्मेशन होती है, तो तुम्हारा वही नंबर होगा जो हम यूज़ करेंगे। तुम सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, इससे ज़्यादा तुमने बैंक अकाउंट नहीं खुलवाने। और तुम्हारी जो रिहाइश होगी वो हमारी फैक्ट्री के अंदर ही होगी, कोई बाहर तुमने रिहाइश नहीं लेनी ज़्यादा, ताकि थोड़ा बहुत ज़रा हम नज़र रखें तुम हमारे कंपेटिटर्स को इन्फॉर्मेशन ना दे रहे हो। ये कोई भी वजह हो सकती है। और अगली बात यह कि अगले 5 साल तक हम आपको जो है वो शेखुपुरा के अंदर ही रखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपको किसी और जगह मूव करना है, किसी बड़े शहर में मूव करना है, नहीं करना। शेखुपुरा भी बड़ा ही, अब तो पता नहीं, तो हम फिर बाद में, मैंने कहा शेखुपुरा वाला कोई लेना रहा ऐसे दिल पे लगे, इस तरह की बातें इग्नोर कर दिया करें अगर कुछ। तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो क्या करें, ऐसी सूरत में आपको अगेन इसका पता है, तो वो करें तो ये हो जाएगा तैयार। तो बाया जी ओके, शुक्रिया। बाय अ पर्सन अमाउंट रिसीव्ड बाय, ये वैसे मैं याद करूंगा आज जाके ना, ये वाला सफ़ा मैं याद करूंगा इंशाल्लाह, और पिछला भी। लेकिन अब ये नहीं कि मैं ये सोचता रहूँ कि कैपिटल गेन भी मेरा रहता है तो मैं ये याद ना करूँ, ये मैं याद करूंगा, वो भी इंशाल्लाह साथ साथ कवर करता रहूँगा। कल तो वैसे भी संडे आ रहा है, पिछले 1-2 चैप्टर फारिग कर दूंगा, ये याद मतलब कि वही छुट्टी। अच्छा, लेकिन एनी केस आज से मैं पढ़ूंगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन फॉर एग्रीइंग टू अ कड़ी शर्त, फॉर एनी पास्ट एम्प्लॉयमेंट, फॉर एनी प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, और फॉर एनी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। क्या पैसे आपको पास्ट एम्प्लॉयर दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं पास्ट एम्प्लॉयर। आप किसी जगह से नौकरी छोड़ के चले गए, उसने जाते हुए कहा यार मैंने आपको कहा था कि 5 साल आपको शेखुपुरा से बाहर नहीं भेजूंगा, और आपने 5 साल शेखुपुरा में ही रहे और आपने मुझे ज़्यादा तंग भी नहीं किया, तो अब सुने कि आपने नई जगह नौकरी शुरू कर दी है। जी सर, अब मैं बस आपके पास से जा रहा हूँ। तो यार मैंने आपको जो बात की थी मैं ऑनर करता हूँ। तो अब ये नौकरी नए एम्प्लॉयर के पास कर रहा होगा, लेकिन पुराना एम्प्लॉयर इसको फ़ोन करेगा यार वो पैसे जो मैंने आपको देने थे अरेंज कर लिए हैं, तो मेरे से आके ले जाओ। तो अब ये पैसे इसको करंट एम्प्लॉयर से मिल रहे होंगे या पास्ट एम्प्लॉयर से मिल रहे होंगे, या हो सकता है इसने 30 जून को छोड़ के जाना है, तो 28 जून को ही एम्प्लॉयर बुला ले, यार तुम्हारे 5 साल पूरे हो गए, तुम छोड़ के जा रहे हो, तो मैंने कहा 28 जून को ही तुम्हें पेमेंट कर दूं, तो 30 तक तुम नौकरी करो, फिर इंशाल्लाह जाओ, कोई मसला नहीं। तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर पैसे दे रहे हैं। और कई दफ़ा अगला एम्प्लॉयर भी पैसे दे सकता है कि अगला एम्प्लॉयर 25 जून को, नया एम्प्लॉयर 25 जून को बुला के कहे कि यार ये एक शर्त है, तुम मान जाओ। एम्प्लॉय कहते हैं मैं मान जाता हूँ, कहते हैं यार ये तुम पैसे पकड़ लो, इंशाल्लाह मुझे एतमाद है तुम्हारे पे कि तुमने ये पैसे पकड़ लोगे तो फिर आइंदा मुझे तंग नहीं करोगे। तो वो एडवांस में पैसे दे दिए उसने, कोई पैसे जो मर्जी दे, पुराना एम्प्लॉयर दे, अभी वाला एम्प्लॉयर दे, या मोर और लेस। पॉइंट 2 और 5 एक ही चीज़ है, रेपिटेशन ही है। 2 में उसने लफ्ज़ लिख दिया था कंडीशंस, और 5 में उसने लफ्ज़ लिख दिया था रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट, वन एंड द सेम थिंग। जी हाँ, ये सारी अमाउंट्स जो हमने पढ़ी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड होंगी। प्रोविडेंट फंड, ये समझ लें एक बास्केट होती है,
जैसे पिछली मिसाल में अभी हमने पढ़ा था ना कि इस बास्केट में एम्प्लॉय ने अपनी तरफ से भी कुछ पैसे डाले हैं। कितने पैसे डाले थे? 3000 ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर ने उसी की तनख्वाह में से पैसे काटकर बास्केट में डाल दिए। इसको कौन सा अरेंजमेंट कहते हैं? प्रोविडेंट फंड। तो इस बास्केट में अच्छे खासे पैसे पड़े होते हैं और जब एम्प्लॉय रिटायर हो रहा होता है तो इसको कुछ पैसे मिलते हैं। इसमें जो पैसे हैं उसमें कुछ तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है। हर महीने बेचारे ने जोड़ 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 के पैसे रखवाए हैं। मिसाल के तौर पे 4 लाख रुपए। अच्छा, जितने पैसे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, ये 4 लाख वो नहीं है जो एक महीने के हैं, ये 4 लाख वो हैं जो रिटायरमेंट के टाइम पे इसको मिल रहे हैं कि तुम्हारे 4 लाख 2-2, 3-3 हज़ार करके हमने जोड़े थे तो अब 4 लाख तक पैसे पहुंच गए हैं, तो ये तुम रिटायरमेंट के वक्त ले लो। इसी तरह कुछ पैसे एम्प्लॉयर अपनी तरफ से डालता है इसमें, कुछ पैसे एम्प्लॉयर अपनी तरफ से डालता है। वो आमतौर पे पाकिस्तान में बराबर ही होते हैं, तोहफे के तौर पे, कि थोड़ा थोड़ा तुम इस बास्केट में डालो, थोड़ा थोड़ा मैं इस बास्केट में डालता हूं, ताकि तुम जब रिटायर हो रहे हो तो एक हैंडसम अमाउंट तुम्हें मिल जाए। और इसके ऊपर फिर कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है। मिसाल के तौर पे 8 लाख पे 1 लाख रुपया, तो अब ये 9 लाख रुपया एम्प्लॉय रिटायरमेंट के टाइम पे घर लेके जा रहा होता है। अब इसमें से जो इनकम फ्रॉम सैलरी में ऑन रिटायरमेंट जाएगा वो ये जाएगा 4 लाख और 1 लाख। पहला वाला 4 लाख इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं जाएगा। इसकी रीजन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दी है कि ये जो 4 लाख आपको नजर आ रहा है ना एम्प्लॉय का, ये वही 3-3 हजार रुपया जो है वो उसने जो हर महीने जोड़ जोड़ के रखवाए हैं वो तो पहले ही सैलरी में जा चुके हैं। तो कौन अपनी जेब से पैसे हर महीने डाल रहा था? एम्प्लॉय भी और, लेकिन जो एम्प्लॉय डाल रहा था जेब से वो हमने उसकी सैलरी का पार्ट बना के टैक्स लगा दिया। अब जब रिटायरमेंट के टाइम पे हैवी पैसे मिले तो वो किसकी तरफ से मिले? एम्प्लॉयर की तरफ से। उसमें इसकी अपनी सेविंग भी घर लेके जा रहे हैं, ये तो इस बेचारे के अपने ही पैसे थे, और जो एम्प्लॉयर ने डाले उसके लिए पैसे और इंटरेस्ट वो भी लेके जा रहा है। तो रिटायरमेंट के टाइम पे सैलरी में जाएगा, ये जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सैलरी में नहीं जाएगा, ये ऑटोमेटिकली सैलरी का पार्ट बन के निकल जाते हैं, इसलिए यहां कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं, अब मेरी तरफ से आना लिखने। वैसे रियली अप्रिशिएट, अल्हम्दुलिल्लाह जितने बच्चे बैठे हुए हैं तकरीबन 99% बहुत अटेंटिवली लेक्चर ले रहे होते हैं। पढ़ लिया करें, घर जाके भी पढ़ लिया करें। इस तरह पढ़ते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं वैसे ही कह रहा हूँ इस तरह अटेंटिवली आप कर रहे हैं तो घर जाके भी पढ़ लिया करें। चलो यार, आज से पढ़ना शुरू कर ही देते हैं। बार बार कह रहे हैं बैठ के इधर टीचर, तो मैं भी अब पढ़ना शुरू कर देता हूँ। पता नहीं ऐसे मुझे पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है, इंशाल्लाह मैं फोकस करूँगा। एक तो ऐसे पुराने दोस्तों को बताऊंगा यार, आप लोग प्लीज़ बस सब मेरे से रब्ता ना करना। बाकी फिर मोबाइल भी अब छोड़ देता हूँ, मैं पढ़ूंगा। मैं थोड़ी सी तो बात है, अब और कितना इतना ज़िंदगी में जितना पढ़ लिया उससे कम ही पढ़ना है। 12 साल तो हो ही गए आपको पढ़ते हुए, मेरे ख्याल से हो गए हैं ना 12 साल। बल्कि वो प्रेप और वो भी डाल रहे हैं जो पता नहीं आजकल बच्चों के लिए निकली हुई है, 2-3 15 साल हो गए हैं। पीछे कितने 4-5 साल रह गए हैं। इस तरह भी सोच लिया करें कभी, बस थोड़ा सा ही कम रह गया। हाथी निकल के दुम रह गई है पीछे। दुम में नहीं संभाली जाती। देखो अरे एक से एक बंदा बढ़ के इधर बैठा हुआ है, मैं जा रहा हूँ। इंटरेस्ट जो है ना, असल में ये पैसे कहीं इन्वेस्ट हो जाते हैं और उस पर फिर इंटरेस्ट मिलता रहता है, लेकिन ये भी एंड पे ही आप घर लेके जा सकते हैं, साथ साथ नहीं लेके जा सकते। ओके चलें जी, थोड़ी देर दीवार को छोड़ दें और आगे चलें। तो वक्त इतनी आहिस्ता क्यों गुजरा है आज? देर से देख रहा हूँ, 11:15 नहीं हो रहे। संडे है शायद आज, ज्यादा दिल कर रहा है हमारा पढ़ने को। आगे बढ़ें।
पॉइंट नंबर 4, फ्रॉम ए, नहीं ये पावर तो ऑनलाइन वालों के पास है कि रिमेनिंग टाइम क्लास का कितना रह गया, ये तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ऑनलाइन वाले देख रहे हैं कितने मिनट रह गए हैं। पॉइंट नंबर 4, फ्रॉम ए प्रोविडेंट और अदर फंड। प्रोविडेंट जैसे फंड और भी होते हैं, फंड असल में इसलिए कहते हैं कि एक बास्केट से खरीद ली जाती है, उसमें पैसे डाले जाते हैं इसके लिए। तो फ्रॉम ए प्रोविडेंट फंड, ऊपर से मिला के पढ़ा करें ना, जिंदगी भी देखें ऊपर से शुरू हुई थी। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोविडेंट फंड, अब याद इसलिए नहीं होता कि ऊपर से मिला के नहीं पढ़ते, तो एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोविडेंट फंड, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन, एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन, ऊपर से मिला के पढ़, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोविडेंट फंड, अगर ये रीपेमेंट नहीं है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की, दैट्स रियली टफ अंग्रेजी फॉर सम पीपल, कुछ बाकियों के लिए तो आसान इंशाल्लाह ही है, तो जिनको अंग्रेजी समझने में टाइम लगता है उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। इफ इट इज नॉट अ रीपेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, if it is not employee contribution then it is salary, if it is employee contribution then it is not, वो ऑलरेडी ऊपर कवर होगी इसलिए इसने इसको जिक्र नहीं किया, तो बोले it is not employee contribution, it is not employee contribution, it is not employee contribution, any amount received from a provident fund if it is not a repayment of contribution by, repayment का लफ्ज़ इसने क्यों यूज किया है, पहले एम्प्लॉय ने पे कर दिया था ना बास्केट में, अब ये उसको क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, रीपेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय, बहरहाल इट विल बी ना डिस्कस्ड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के एंड पे ये बात डिटेल में डिस्कस होनी है, तो हल्की फुल्की आज हमने पढ़ने की कोशिश की है, इस पे प्रॉपर न्यूमेरिकल्स होने हैं इसके। पेज नंबर 132, मोइन इज वर्किंग एज, न्यूमेरिकल शुरू करें। मोइन इज, जी जी, इंटरेस्ट का क्या करेंगे, कैसे डील करेंगे, मैंने कहा न्यूमेरिकल्स होने हैं इसके। मोइन इज वर्किंग एज कमर्शियल मैनेजर इन एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी for the past many years. He derived the following emoluments, emoluments बस फायदे होते हैं समझ लें, he derived the following emoluments, उसको ये following फायदे मिले हैं during the tax year 30 जून 2018, बेसिक सैलरी 2,50,000, लिखें जी, नंबर 1, सॉरी वर्किंग नंबर 1, न्यूमेरिकल के फेस के लिए कुछ सफा छोड़ने की जरूरत नहीं है, 2-3 लाइनें काफी हैं, न्यूमेरिकल का फेस तो छोटा सा होने, बस सैलरी इनकम है और कोई इनकम ही नहीं है। तो वर्किंग 1, वर्किंग 1 में कौन सी इनकम निकालने लगा हूं मैं, रशीद साइड ते हट जा, सैलरी का पहला न्यूमेरिकल होने लगे, साइड ते हट, परा मैंने समझन दे, हुण मेरे नाल गल नहीं करनी अगले 12 मिनट, हुण मैनू अपना नहीं पता। बेसिक सैलरी 2,50,000 पर मंथ, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 से, जवाब 3 मिलियन। अच्छा 1 मिनट वेट कर लें, फिर मैं नोट करने का टाइम देता हूं। ये 3 अलाउंसेस आ रहे हैं, इनका क्या करें, नहीं ट्रेवल अलाउंस के साथ अगर लिखा हो ना दफ्तर के काम के लिए तो फिर वो अलग बात है, वैसे तो ये घर आने जाने के लिए दिया होगा, तो कोई ऐसे दफ्तर का काम नहीं लिखा हुआ। तो मिल्क अलाउंस है, मोइन दूध पिया कर तू भी कांगड़ी पलवान, तो मिल्क अलाउंस है, हाउसिंग अलाउंस, यार तूने क्या फुटपाथ पे कल जो है वो मैंने देखा था चादर डाली हुई, घर ले यार जाके मशीन, और तू क्या पैदल आ रहा होता है, कुछ किसी चीज पे आया कर। तो ये पैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हर महीने दे रहे हैं। तो अलाउंसेस क्या होते हैं, लगा बंदा कैश, और ये देने के बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से नहीं पूछता कि तूने एक्चुअल खर्चा
कितने का किया। इनको क्या करना है, इनके ट्रीटमेंट बता दें, टैक्स ट्रीटमेंट, इनको सैलरी में ऐड कर दें एज इट इज या 12 से मल्टीप्लाई करके। उसने तो लिखा है इसको सिर्फ 4 महीने हुए हैं नौकरी करते हुए, अभी पास्ट मेनी इयर्स, कई सालों से नौकरी कर रहा है, तो फिर 4 महीने कहां से हुए हैं, ये तो मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं। तो उसको तो कई साल हो गए नौकरी करते, तो हमारे साल शायद कितने महीने नौकरी की होगी, 12 महीने। वो तो फटा तब आएगा जब मिड ऑफ ईयर में कहीं ज्वाइन किया करेगा। जी बोलें। मिल्क अलाउंस 4500, कितने के खालिस दूध, 250 रुपए के मेरे ख्याल से, 250, 4500 डिवाइड बाई 250, तो 18 लीटर दूध से क्या बनना है मोइन का महीने में। अच्छा, हाउसिंग अलाउंस 25,000 ज़रब 12, आगे ट्रेवल अलाउंस 11,500, जवाब 138,000। तो कैश अलाउंसेस आर एडेड इन सैलरी इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। का मतलब क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक्चुअल एम्प्लॉय जितना मर्जी खर्च करे, वहां मिल की बजाय पानी पे गुजारा करे, वो उसकी मर्जी है रोज से डाल के। हम नहीं इससे पूछेंगे कि बाद में क्या हुआ। ये दिखाना जरा, दिखाओ ये। नहीं नहीं, ये जो रखा हुआ है, कौन सी ऑनलाइन, कौन सा लेक्चर ऑनलाइन लेते हो, किस क्लास का लेक्चर ऑनलाइन लेते हो, ये क्यों रखा हुआ है फिर? R1 का लेक्चर ऑनलाइन, फिर रख लो। In addition to above, Moin was also provided with the following। तो ये तो मोइन को मिले हैं, न्यूमेरिकल तो शोइन का है, तो छोड़े परे, मोइन का ही है। परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस ऑफ 5 लाख, बोनस इसको मिला है 5 लाख का। बोनस 5 लाख का सर्फ एक्सेल बोनस तो बहुत सस्ता होता है। ये दूसरा बोनस है, कौन सा बोनस है, अच्छा काम करने पे। तो मोइन ने कोई अच्छा काम किया, बड़ा जबरदस्त काम किया, बड़ा एक्सेलेंट परफॉर्म किया, तो एम्प्लॉयर ने इसको 5 लाख रुपए निकाल के दे दिए। बोनस वैसे ना इसने अगले साल दिए, काम तो इसने अच्छा इस साल किया होगा, लेकिन बोनस अगले साल दिया है। तो कल क्या पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था बबलू, कल पढ़ा था हमने पहले सफे पे कि सैलरी रिसीव्ड शैल बी चार्जेबल। तो रिसीव हुई है या नहीं हुई, तो बस ये अगले साल इनकम में जाएगी। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन मीट मी आफ्टर क्लास। बोनस रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर, आंडा या 5 लाख, आंडा। ओके रुपीज 9 लाख फॉर साइनिंग अ बॉन्ड विद एम्प्लॉयर। 9 लाख रुपए इसको मिला है एम्प्लॉयर से एक बॉन्ड साइन करने पे। अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड ही वुड नॉट रिजाइन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट फॉर 5 years। 5 साल तक ये नौकरी छोड़ नहीं सकता इस बॉन्ड के मुताबिक। क्या करें जी, अभी हमने पढ़ा था, ये देखें, किधर है,
बाय अ पर्सन फॉर एग्रीइंग इनटू एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। जी कितने पैसे? क्या चीज प्रोपोर्शनेट होके? यहां पे कोई लिखा है लॉ में कुछ इसको प्रोपोर्शनेट करें, कितने सालों पे डालें, क्या करें, कुछ ऐसा लिखा हुआ है? तो बस उसने लिखा हुआ है एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर एग्रीइंग टू एंटर इनटू एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। तो इसको किसी आहिस्ता आहिस्ता इनकम में डालें कई सालों में, या बस फौरन इनकम में डाल दें? जी बस फौरन डाल दें। नहीं, यहां तो नहीं लिखा हुआ इन दैट ईयर एंड द फॉलोइंग, कोई इस तरह का फिक्रा लिखा हुआ है? मुझे तो नहीं लग रहा। ओके, सो कीप द थिंग सिंपल इफ दे आर सिंपल। तो क्या है? अमाउंट रिसीव्ड फॉर एग्रीइंग, कितना? ठीक है, ऑब्वियसली अगली प्रोविजन जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे उनको भी इसी न्यूमेरिकल में डाल के करते रहेंगे। तो इसको भी, अगर ये वाली अमाउंट भी किसी और साल में रिसीव की होती तो उसी साल में इनकम में जाती। किताबें रजिस्टर बंद करने को तो नहीं मैंने कहा, हाइब्रिड में बहुत छेती है। पेज नंबर आए 247 पे, जरा इस सवाल को रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 4, 247। अच्छा, अब्बू ने प्लॉट कितने का लिया है? 4 मिलियन का। और जब अब्बू की डेथ हुई तो कितने का था? ये तीनों तारीखें ना नॉर्मली अलग होती हैं। अब्बू ने खरीदा कभी और होता है, फिर डेथ बाद में कभी हुई होती है, डेथ पे मिल जाता है बच्चों को, और बच्चे फिर उसी दिन तो नहीं बेच देते कि अब्बू की डेथ हो रही है उधर से प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हो, नॉर्मली कुछ दिनों बाद बेचते हैं। तो ये 3 तारीखें अलग होती हैं। वालिद ने खरीदा, वालिद चले गए, बच्चों को ट्रांसफर हो गया, फिर बच्चों ने बाद में कभी बेचा। तो इसमें मैंने आपको कहा था कि वालिद ने खरीदा 4 मिलियन का, जब बच्चे को मिला तो 5 मिलियन का है, और जब बच्चे ने बेचा तो 10 मिलियन का है। तो मैंने कहा था ये मत देखें कि जिस वक्त मिला उस वक्त कितने का था, बल्कि ये देखें कि अब्बू ने कितने का खरीदा था। सिमिलरली पेंटिंग अम्मी से मिली, ये भी इनहेरिटेंस में मिली। अम्मी ने कितने की खरीदी? 1000 की। जब अम्मी की डेथ हुई तब बाजार में कितने की बिक सकती थी, लेकिन बेची नहीं, बेची नहीं, अपने पास रखी, रख के फिर कितने की बेची? 2000 की। तो अब बताएं ऐसी सूरत के अंदर हम क्या इग्नोर करेंगे? अगेन, जितने की बाजार में थी जब अम्मी की डेथ हुई थी। ज्वेलरी शोहर ने कितने की खरीदी? 3000 की।
जब शोहर ने बीवी को दी, पता नहीं किस साल में खरीदी होगी, 2006 में खरीदी होगी, 7 में खरीदी होगी, 2001 में मुशर्रफ के जमाने में खरीदी होगी, 2009 के अंदर इसने बेच दी। माशाल्लाह, इसने गिफ्ट कर दी किसको? बेगम को। अच्छा, इस वक्त हमारा साल कौन सा चल रहा है? 12। तो और बेगम को गिफ्ट कब मिली है? 2009 में। मिली कब है बेगम को? मिली, चिली मिली नहीं, मिली मिली। बेगम को मिली कब है? 2009 में। बेगम ने कब बेची? किसी के जहन में ये ना आ जाए कि 2009 में जब बेगम को मिली थी तो मिलने पर अदर सोर्स में गिफ्ट गया होगा या नहीं गया होगा, वो हमने पढ़ लिया हुआ है कि रिश्तेदार, शोर रिश्तेदारी होते हैं ना, शोहर को रिश्तेदारी कहते हैं ना, तो शोहर तो रिश्तेदार से मिला है, तो रिश्तेदार से मिलना अदर सोर्स में नहीं जाता। लेकिन फिर भी 2009 की तो हमने डिस्कशन करनी नहीं, हमें डाटा किस साल का दिया हुआ है, तो डिस्कशन भी किस साल की करनी है। तो एक वाइल्ड थॉट अगर किसी के जहन में आए तो उस थॉट को रोका नहीं जा सकता। थॉट तो आपको पता है बंदे को जो एंटार्क्टिका ले जाती है। तो अगर किसी के जहन में ये थॉट आ रही है कि बीवी को जब मिला था, कितने लोग कह रहे हैं पहले तो नहीं आ रही थी, होन सोच रहे हैं, तो बीवी को जब मिला था तो अदर सोर्स में देखिए, एक होता है मिलना, एक होता है चीज मिलने के बाद बिकना। ये देखें, ये जैसे चूहा है, ये मैंने खरीद लिया, ठीक है, ये मैंने खरीद लिया। अब मैंने 2005 में ये चूहा खरीदा था, अब 2024 में मैंने भाई को ये चूहा गिफ्ट कर दिया। चूहा था इसीलिए भाग गया, मैंने भाई को ये 2024 में गिफ्ट कर दिया। इसे भाई कहेगा मिलना। खड़े हो, ये तो मैंने पहले खरीद के रखा ना चूहा, इतना है। अब मैं भाई को क्या कर रहा हूं? गिफ्ट। तो इसे क्या कहेंगे? मिलना। इसे क्या कहेंगे? मिलना। रशीद खलो जा। अब ये रशीद को 3 साल बाद बेच रहे हैं। रशीद चेहरा उधर करें। तो रशीद ने ये खरीद लिया। अब ये जो भाई हैं इधर वाले, अगर आपको नजर नहीं आ रहे, ये वाले जो भाई हैं हमारे, इन्होंने इनको मिला या बेचा? बेचा। मिला था और आज बेच दिया। बैठ जाए। तो मिलना अलग है, बिकना। मैंने कितने का खरीदा था मिसाल के तौर पे अपने एतबार से, वो किधर है? ये वाला डाटा है। ये चार चीजें क्यों हैं? 1 2 3 4। अच्छा, ये सॉल्यूशन है। तो शोहर ने कितने का खरीदा था अपने लिए? जब बीवी को मिला तब कितने का था? जब बीवी ने बेचा तब कितने का है? तो शोहर जिस दिन दिया गिफ्ट उस दिन की प्राइस को क्या करना है, बल्कि शोहर के हाथों में देखनी है कॉस्ट कितनी थी। चलें, इसी से इंशाल्लाह अगली क्लास रिज्यूम करेंगे। साथ वाले से शेक हैंड करें, साथ वाले को जफ्फी डालें ईद वाली, फिर उसके बाद जो है वो इसको रवाना कर दें। टेस्ट में